और मैंने यूपीएससी की तरफ कब गया मैं, यूपीएससी की तरफ 2020 में गया मैं। 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया, 2021 में मैं प्री फेल हो गया, 2022 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुआ, और ये 2023 वाला अभी जो है मेंस लिख के आया था। तो कितने अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट। और इसका मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है अभी, और अभी तक इसका रिजल्ट भी। तो मैंने व्यक्तित्व में बदलाव को कैसे महसूस किया 4-5 सालों में, वो पूरी प्रोसेस है। उसमें जैसे मेरी भाषा बहुत ठीक नहीं थी तो मैंने उसे सुधारा, मेरी राइटिंग ठीक नहीं थी, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं थी, तो अपने अंदर केवल एक ही चीज थी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। मतलब देखो, अज्ञानता और आत्मविश्वास का सीधा लिंक नहीं है, पर जो ज्यादा ज्ञान होगा उसको कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा। जैसे जब आप सीखने लगते हो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, आपको लग जाता है कि भाई पैर जमीन पे रखो, अपने से भी धुरंधर कई बैठे हैं। तो लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पूरी प्रोसेस में। इस वजह से क्या हुआ कि मैं बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर कोई हैंडराइटिंग की आलोचना कर रहा है, मेरी भाषा इंग्लिश पे कुछ बता रहा है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता था। और इसी वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 2 साल रह के किसी शहर में मैंने पढ़ाई की, ऐसा समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं 2018 में ही क्या बन गया था, टीचर। तो मुझे जॉब भी मैनेज करनी थी, फिर आर्थिक जिम्मेदारियां भी थी मेरे ऊपर। तो मैं 2-3 महीने के लिए आता था, प्री से पहले 2-3 महीने के लिए आता था, प्री हुआ तो मेंस के लिए रुकता था, नहीं तो वापस बोरे बिस्तर बांध के वहीं स्कूल में। तो लेकिन मैंने क्या किया कि इन चीजों को बदला बहुत तेजी से, और 4 सालों में मैं कभी कभी अकेले भी बैठता हूँ। जैसे देखो, सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ा तोप या तीर नहीं मारी है। जैसे मैं इस 2022 वाली भर्ती से जो है आईआरएस बना हूँ, और जो है मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे दोस्त या जो मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार या नॉलेज रखने वाले व्यक्ति बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो मेहनत के बाद एक वक्त के बाद सब कुछ किस पे छोड़ देना चाहिए, नियति पे, विधाता पे, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजें तय करके रखता है। तो पूरी सफलता का श्रेय इस तरह से कि मैंने कोई बड़ा तीर मारा है वो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैंने 4-5 सालों में इस तैयारी से बहुत कुछ सीखा। और सीखा वो कि मैंने अपने व्यक्तित्व को बदला, कि मेरी जो चीजें कमजोरियां मेरी थी उन सबको मैंने दूर करने का प्रयास किया। मैंने सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग को सुधारा, इंग्लिश को सुधारा, भाषा के लिए मैंने अलग तरह से किताबें पढ़ना, सिलेबस से हट के वो चीजें पढ़ना। फिर जब ज्ञान अंदर आ जाती थी, यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में मैं पढ़ने आया, फिर दूसरी किताबें भी पढ़ी, तो यहाँ अलग तरह से वो सारी चीजें मिल रही थी जो हमें स्कूलों में नहीं मिलती। तो फिर मैं जब बहुत चीजें जान लेता था तो फिर ज्ञान बांटना दोस्तों में, और किसी को पकड़ पकड़ के सारी चीजें क्या करना, बताना कि देखो राजस्थान इतिहास में ये सारी कहानियां, ये सारा इकोनॉमी, ये सारी पॉलिटी ऐसे। तो ये सब करने से क्या हुआ, संप्रेषण थोड़ा ठीक हुआ, भाषा थोड़ी, कम्युनिकेशन भाषा थोड़ी ठीक हुई, फिर लिखना सीखा चीज़ों के बारे में, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के डायमेंशन को आपस में मिक्स करना सीखा, ऐसे लिखना सीखा। और फिर सोशल मीडिया से थोड़ा शुरू में जुड़े हुए थे, बाद में किसी ने बताया कि ये सारी बकलोली क्या करो, छोड़ दो, और क्या करो, किताबें विताबें पढ़ो कुछ अच्छा। तो फिर डायरी लिखना शुरू किया। फिर ऐसा भी आया था कि अखबारों की जो मेल आईडी होती है ना, नीचे अखबारों के नीचे, वो लेके फिर मेरी कहानियां और कविताएं उनको भेजता था। तो फिर आहा जिंदगी में भी जो है 4-5 कहानियां मेरी छपी थी, कुछ कविताएं छपी थी। तो ये सारी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही थी, जब आप पलायन करते हैं, अपने घर को छोड़ के बाहर शहर में कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको नई धारणाएं, नई जगह मिलती है। तो आप, यदि आप आत्मविश्वास नहीं रखोगे तो आप किसके शिकार हो जाओगे, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के। क्योंकि यहाँ आप अलग अलग प्रतिभाओं को देखोगे, अलग अलग लोगों से, व्यक्तियों से आपका सामना होगा। तो आपको एक चीज तो रखनी है इस पूरी प्रोसेस में, वो क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, बहुत लंबी है। 1 साल 2 साल तो लगने ही है, दो के अलावा 3-4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप इस तैयारी को लगातार जारी रखते हैं, और तीसरा, सीखने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, तो यकीन मानिए इस पूरी तैयारी में आप खोओगे कुछ भी नहीं। नौकरी लगना तो इसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, सफलता तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे कि आपको जो है एक सशक्त नागरिक बनने के तौर पे, एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे आपको बहुत सारी चीजें क्या हो गई है, पता चल गई। तो पहली सीख यही लेनी है, अपने व्यक्तित्व में क्या करना है, बदलाव। और बदलाव के लिए सबसे पहला काम क्या है, अपनी जो भी कमजोरी हो, चाहे वो बहुत मामूली किस्म की हो, छोटी ई या बड़ी ऊ की मात्रा से संबंधी कोई कमजोरी हो, या कम्युनिकेशन से संबंधी कोई कमजोरी हो, या कॉन्फिडेंस बहुत कम हो, या कोई इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो उन सारी कमजोरियों से दो दो हाथ करने हैं, घबराना नहीं है।
मैं हर बैच में जाता हूँ, हर सेमिनार में जाता हूँ, तो मैं ये 10वीं फेल वाली कहानी और मेरे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरी कमजोरियां इसीलिए बताता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा हो सकता है जिसे ये लगता हो कि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के नहीं आया हूँ या इतना सारा कंपटीशन है, मैं कैसे फाइट करूंगा। तो उसमें जो है ताकि उसको हौसला मिले कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ और इस तैयारी को जारी रख सकता हूँ। तो पहली चीज तो ये सीखनी है कि अपने आप को बदलना है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो आपके साथ काम आएगी चीजें, कि अभी देखो सिविल सेवा की जो तैयारी है ना, वो तैयारी ऐसी नहीं है कि आप जो है बहुत पढ़ के 5-6 साल सारी किताबें रट के इस एग्जाम को निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक वो समय था 2016-17 से पहले का, जब आप सार सब कुछ रट के क्या कर सकते थे, इस एग्जाम को निकाल सकते थे। अभी आप देखोगे तो सिविल सेवा की प्रोसेस में नए बच्चे 1-2 अटेम्प्ट में सीधा टॉप 10 टॉप 3 रैंक ला रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? कोई तो स्मार्ट तरीका होगा, कोई तो सफलता का सूत्र होगा जो उनके हाथ लगा है। तो वो मैंने क्या नोटिस किया है अपने दोस्तों से और अपनी पूरी प्रोसेस में, वो आपको बताता हूँ कि कैसे स्मार्ट तरीके से जो है कम से कम पढ़ के भी आप इस पूरी सिविल सेवा की जो जर्नी है उसे एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा सके। तो मैंने ये देखा है कि इस तैयारी को आपको लेना चाहिए व्यक्तित्व विकास में, व्यक्तित्व विकास के स्तर पे लेना चाहिए। और दूसरा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। भाषा कोई बहुत 30 मार्क का जैसी भाषा या बहुत क्लिष्ट हिंदी या इंग्लिश नहीं चाहिए। आपका मीडियम जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी में भी और आरएस में भी माध्यम को लेकर जितना भी भ्रम है वो भ्रम ही है। हाँ, यूपीएससी में ये हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसकी वजह क्या है कि जो प्री का एग्जाम होता है उसको क्लियर करने वाले बच्चों की संख्या आप देखोगे ना तो 1000 ही होती है। तो 15,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, उसमें से हिंदी के कितने हैं? 1000। उसमें से फिर जो है 100-200 क्या देते हैं? इंटरव्यू, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। यानी अगर कम बच्चे मेंस लिख रहे हैं तो अंतिम परिणाम में भी हिंदी का अनुपात क्या होगा? कम ही होगा। तो ये 1000 बच्चे ही मेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्री के स्तर पे जो है थोड़ा दिक्कत आ सकती है यूपीएससी में, लेकिन आरएस में तो ऐसी कोई माध्यम को लेकर कोई दिक्कत है ही नहीं है। हिंदी दो चाहे आप इंग्लिश दो, तो यूपीएससी और आरएस दोनों में भी माध्यम को लेकर फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी भाषा पर क्या है? कमांड है। अब भाषा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप देखोगे कि इस पूरी तैयारी में आपको केवल प्री क्लियर नहीं करना है, प्री में भी भाषा का महत्व है, लेकिन मूल रूप से आपको क्या लिखना है? मेंस, और मेंस के बाद क्या करना है? बोलना भी है इंटरव्यू में। और दोनों ही स्तर पे आपकी भाषा है वही काम आएगी। मेंस में तो आपकी जो कॉपी है वो आपका व्यक्तित्व बन के एग्जामिनर के सामने जाएगी, और इंटरव्यू में तो आपको दोनों ही जगह पे क्या करना पड़ेगा? बोलना ही पड़ेगा। तो जब बोलते वक्त अगर आपकी भाषा, आपके शब्द अच्छे हैं, आप मैच्योर दिखते हैं। मैच्योर किससे दिखेंगे? आपके शब्दों के चयन से, आपकी भाषा से ही तो मैच्योरिटी झलकेगी कि आप क्या बोलते हैं। जैसे व्यक्ति बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत तैयार हो गया है, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगता है तो 1-2 मिनट के बाद आपको पता चल जाता है कि जो दुकान है वो बाहर से ही सब दिख रही है, अंदर सामान कुछ नहीं है। तो भाषा से आपका क्या पता चलता है? पूरा व्यक्तित्व झलकता है। और वो भाषा कहाँ? मेंस में आपको जो है हर पेपर में 3000 से 3500 शब्द लिखने पड़ेंगे। किसमें? आरएस में। और यूपीएससी में 4000 से 4500 शब्द लिखने पड़ेंगे। यूपीएससी में तो निबंध, अच्छा ये केवल आरएस वाला बैच है ना, तो आरएस की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी भी जो है, पहले आपने सोचा होगा कि आरएस कर लेते हैं फिर साथ में, तो यूपीएससी भी देना चाहिए। क्योंकि देखो आप इस पूरी प्रोसेस में 3 या 4 साल लगाने वाले हो, अपने जीवन का सबसे कीमती समय, और इस सबसे कीमती समय में जो भी सीखोगे उसको केवल आप आरएस पे यूज करना चाहोगे। तो मुझे जैसे कितने मौके मिले, तो मैंने 2018 का मेंस लिखा और 2021 का मेंस लिखा। इन दो आरएस की भर्तियों में ही जो है आधी जवानी क्या हो गई? खप गई आरएस में। और मैंने यूपीएससी की तरफ कब गया? मैं यूपीएससी की तरफ 2020 में गया। मैं 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया, 2021 में मैं प्री फेल हो गया, 2022 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुआ, और ये 2023 वाला अभी जो है मेंस लिख के आया था। तो कितने अटेम्प्ट हो गए? 4 अटेम्प्ट। और इसका मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है अभी, और अभी तक इसका रिजल्ट भी नहीं आया है सेकंड अटेम्प्ट का भी। यानी कितने? 2 भर्तियां, और इधर में फेल भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गया। कितनी भर्तियां दे दी? 4 भर्तियां। यानी आप जो करो आरएस की तैयारी, आरएस की तैयारी ही की थी मैंने यहाँ पर। यहाँ मैंने प्री का बेस ज्वाइन किया, उसी तैयारी के आधार पर फिर मैंने किसको निकाला है? यूपीएससी को। यूपीएससी में मैंने अलग से अगर कुछ पढ़ा है तो वो है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। बाकी सारा स्प्रिंग बोर्ड का बेसिक प्लस करंट अफेयर्स, और इधर उधर से जो भी मैंने सीखा उसको अपने नोट से क्या करता गया? जोड़ता गया।
यानी आप जो भी सीखोगे आरएस में, उसको अगर आप केवल आरएस के लिए तो शहीद होना है, आरपीसी के नाम पे नहीं होना है, तो क्यों जो है पूरी इसको शहीद करना है अपने प्रयासों को। इससे अच्छा क्या है, यूपीएससी की तरफ भी हाथ आजमा लेना चाहिए, क्या पता आपका स्वधर्म ही वो हो, आप आरएस के पीछे लगे हो। तो कई मामलों में आरएस जो है थोड़ा कठिन है और यूपीएससी थोड़ा इजी है, और कुछ मामलों में किसी व्यक्ति के लिए यूपीएससी थोड़ा कठिन हो सकता है, आरएस इजी हो सकता है। वो आप इस पूरी प्रोसेस में सीख जाओगे, लेकिन यूपीएससी भी आपको क्या करना है, देना है। तो मैं इसी हिसाब से बताऊं आपको, दोनों ही के ठीक है। तो दोनों में ही क्या काम आएगा, भाषा। और भाषा कैसे, दो स्तर पे, एक तो आपको लिखने में, लिखित रूप में, और एक आपका किस मौखिक स्तर पे बोलने में। तो भाषा को बेहतर कैसे करना है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहां कम से कम 22 सब्जेक्ट पढ़ोगे। कितने, 22 से ज्यादा सब्जेक्ट आपको यहां पढ़ाए जाएंगे। यदि आप इस कंटेंट को, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की केवल एक ही खासियत जो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, और तो खासियतें हैं ही, सबसे पहली खासियत यह है कि इनकी भाषा बहुत सरल है। जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड की पॉलिटी पढ़ोगे और लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि दोनों जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो कैसे हैं, बहुत सरल और आसान भाषा में है। तो अगर आप 22 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो, तो इतना सारा कंटेंट, हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स, इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इसके कीवर्ड्स, और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी, उन सब के कीवर्ड्स आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाते हैं। तो ये तो है ही, साथ में क्या करना है, इनको पढ़ते हुए केवल रटना नहीं है, इनको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में यूज भी करना है। जैसे कुछ किताबें पढ़नी है, लालची नहीं बनना है। लालची कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर देखो शुरू से रहे हैं टॉपर, पहली क्लास में भी रैंक 1 आई थी, 10वीं में भी जो है रैंक 1 थी स्कूल में, 12वीं में भी रैंक 1 थी। तो इधर उधर की बातें मत बताओ, ये बताओ कि क्या पढ़ के आरएस बन सकते हैं। तो उनकी तो भाई बात ही अलग है फिर, ठीक है। तो वैसे तो नहीं होना, अगर वैसे भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या चाहिए, भाषा तो चाहिए ही है ना। तो कुछ बच्चे स्वार्थी होते हैं जो कहते हैं कि सर सिलेबस में जो आता है वो किताब बताओ, दूसरी कोई किताब में पढ़ता नहीं हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। आपको क्या पढ़नी है, दूसरी किताबें भी पढ़नी। आप चाहोगे तो मैं आपको 10-15 किताबों की लिस्ट भी बताऊंगा जो भारत की सबसे पढ़ी गई किताबों में से, या हर सिविल सर्वेंट पढ़ता ही है इस तैयारी के दौरान, या आपको भी पढ़नी चाहिए। वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश वाली दोनों बताएंगे। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, भाषा को बेहतर करने के लिए सिलेबस के अलावा भी दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए, इससे आपकी भाषा। अब मैं भाषा के ऊपर जोर दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि भाषा बहुत बहुत उस तरह की चाहिए, उस तरह की नहीं। लेकिन आप एक जागरूक व्यक्ति की तरह, भाई सिविल सर्वेंट क्या करता है, उसको रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। हर काम किस में होता है, लिखित रूप में होता है। तो प्रशासक का यही तो काम है। तो जो भी चीज आप पढ़ते हो उसको अपने शब्दों में लिख पाओ। जैसे क्या पढ़ रहे हो आजकल, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री कौन सा, राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास। अब राजस्थान इतिहास में आपने जो भी पढ़ा आज, जाके उसे अपने शब्दों में लिख पाओ। ऐसा ना हो कि आपको फैक्ट तो सारे पता है आपको, लेकिन उसे आप वाक्य में या आप उसे गद्यांश में पिरो नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आज पढ़ा उसको जाके 10 मिनट 15 मिनट अपनी भाषा में लिखो कि आज सर ने मेवाड़ में यहां से शुरुआत की थी, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अपने शब्दों में लिखना है, तथ्यों की परवाह नहीं करनी है, मात्राओं की परवाह नहीं करनी है, शुरू में केवल क्या करना है, लिखना। सिविल सेवा में आपके सिलेक्शन को अगर कोई एक चीज रोक सकती है तो वो है आपके लिखने का डर। यहाँ बहुत कुछ होगा, जैसे अभी प्री हुआ है बहुत से बच्चों का, तो प्री वाले बैच में गए तो वो कह रहे हैं कि सर आंसर शुरू नहीं होता। तो यहाँ बहुत कुछ है, वो यहाँ आएगा ही नहीं। अभी भी आपने इतना सब कुछ पढ़ के आए हो, तो सब चीजों के बारे में कुछ कुछ तो पता ही है आपको। जो नहीं भी पता है तो अपने सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही है। जैसे मान लो किसी ने हिस्ट्री 12वीं में पढ़ा है तो कुछ तो पता ही होगा। तो आप लिख नहीं पाओगे जब तक, तब तक आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और ये लिखने का डर कब खत्म होगा, जब आप कुछ भी लिख रहे हो।